हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। पहले आज हम वाक्य विचार पढ़ लेते हैं, वाक्य शुद्धि में फिर हम अगली वीडियो में हम वाक्य शुद्धि पढ़ पाएंगे। तो वाक्य विचार में सबसे पहले हम आते हैं, वाक्य क्या है। मैंने आपको जैसे पढ़ाया था वर्ण विचार, वर्णों से सबसे छोटी इकाई है वर्ण, भाषा की। वर्णों के मेल से क्या बनता है, जैसे ही वर्ण से वर्ण मिलाते हैं तो क्या बनता है, वर्ण प्लस वर्ण, यानी उसके मेल से बनता है शब्द, और शब्द प्लस शब्द, यानी शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। ठीक है ना, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। वाक्य शब्द समूह का एक विन्यास होता है जो सार्थकता से जुड़ा है, यानी उसका अर्थ और उसका भाव पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि वो निरर्थक शब्दों से जुड़ा हुआ है या अव्यवस्थित है तो हम सोचेंगे बहुत अच्छा एक वाक्य है, ऐसा नहीं है। वाक्य में क्या होता है, एक सार्थकता होती है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, तभी वो वाक्य हमें अच्छा और हम शुद्ध भी कह सकते हैं उसे। तो वाक्य में क्या होता है, सार्थक शब्दों का समूह है, लेकिन कई बार निरर्थक शब्द भी उसमें आकर सार्थकता ग्रहण करने का, यानी सार्थक लगते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द आ जाते हैं, जैसे वो निरर्थक है लेकिन शब्द मान लीजिए आ गया उसके साथ वाक्य में, तो कई बार सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द भी सार्थक अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी हम कुछ आपको बताएंगे कि शब्द जो होते हैं या वाक्य बनाते समय हमें कुछ आवश्यक तत्व जो होते हैं इसमें लेने पड़ते हैं। तो कुछ आवश्यक तत्व है, सबसे पहला है सार्थकता। तो सार्थकता में क्या होता है कि वाक्य केवल सार्थक शब्द का समूह है, हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन कई बार निरर्थक शब्द आकर उसका अर्थ, मतलब सार्थक अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम चाय वाय पीकर आए हैं, तो हमने देखा कि ये वाय क्या है, ये निरर्थक शब्द है और ये सार्थक शब्द है, लेकिन इसके साथ आने से, चाय वाय इसके साथ आने से ये वाक्य इसको पूर्ण करता है कि हम चाय वाय, मतलब हम ये सब तो कंप्लीट करके आए हैं अपना, तो हम उस चीज को यहाँ बता रहे हैं कि हमने इस चीज को जोड़कर हम पूर्णता दर्शा रहे हैं। अब है दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब है वाक्य में शब्दों का प्रयोग पूर्णता के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौवा है, मैंने ये शब्द बनाया, मान लीजिए ये वाक्य बनाया, तो आप कहेंगे पता नहीं कौवा है क्या है, तो आपको ये अपूर्ण लग रहा है, यानी पूर्ण वाक्य नहीं है। तो हमने कहा कि कौवा काला है, तो आपको पूर्ण वाक्य लगा, है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा हरिण है, लेकिन फिर वाक्य अधूरा सा लगेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि पूर्ण क्रिया जब तक नहीं जुड़ती, कोई और उसके साथ में आकर नहीं जुड़ता कुछ, तो पूरी तरह से हमें वाक्य वो अपूर्ण सा लगता है। तो हम कहेंगे कि हरिण हरी हरी घास चर रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य को फिर पूरा करते हैं। तीसरा, योग्यता। ठीक है,
योग्यता में क्या आएगा कि शब्दों का जो प्रसंग है वो प्रसंगानुकूल यानी किसी संदर्भ का या कहते हैं कि सार्थकता के साथ में उसमें कोई संदर्भ होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा है मक्खन होता है, बड़ा लचीला सॉफ्ट सा होता है मक्खन, है ना, जो घी अपन हाथों से ही निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि मक्खन को चाकू से काट रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा ना भाई मक्खन पहले सॉफ्ट है इतना और उसको काट रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है हमको, इसमें ये चीज इसकी अकॉर्डिंग नहीं लग रही हमें। तो हम क्या कहेंगे कि सेब को चाकू से काट रहे हैं तो थोड़ा सही लगेगा, सेब को काट रहे हैं, या आप कहेंगे कि सब्जी को काट रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा उचित लगेगा। तो इसके स्थान पर अगर हम जैसे कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे मक्खन काट रहे हैं, पानी को काट रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लगेगा। तो हमें ये जरूरी है कि वो प्रसंगानुकूल और संदर्भ में होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू उसके होना चाहिए। जैसे चाकू से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वही चीज उसकी सार्थकता को मतलब यहाँ प्रकट करती है, तो वो योग्यता में आती है। इस तरह से ये इसका पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब है आपका चौथा जो है पदक्रम। पदक्रम क्या है? पद क्या होता है? वाक्य में जब हमने प्रयुक्त कर लिया तो वही शब्द पद बन जाता है। तो पदक्रम को क्या होता है कि वाक्य का जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक निश्चित क्रम में ही वाक्य लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अभी मैं कहूं खिलता है कमल, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, इसमें लग रहा है पद तो है पर वो क्रम में नहीं है ना। तो इन पदों को, ये जो वाक्य है, ये वाक्य में जो शब्द है वो है पद। अब इन पदों को हमें क्या करना है, क्रमबद्धता से लगाना है। कर्ता, क्रिया, कर्म, इस तरह से हमने जैसे जो सीरीज होती है इस तरह से हमें लगाना है। तो कमल खिलता है, तो हमें लगता है कि हमने ये सही पद क्रम में बनाया है। इस तरह से ये आपके जो चारों पॉइंट्स हैं वो क्या हुआ, इसमें वाक्य बनाने के जो आवश्यक तत्व हैं वो तत्व इस तरह से होने चाहिए। वाक्य के अंग और प्रकार दोनों में अंतर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे देखिए ये पूरा वाक्य है, मान लीजिए राम जाता है, ये पूरा वाक्य है। तो यानी कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें क्या हुआ, इसी एक सेंटेंस में पार्ट है, भाग है। उस भाग यानी अंग, अंग का मतलब होता है एक बॉडी है, ये बॉडी है पूरी, उसी के ये पार्ट्स होंगे। जैसे एक अंग, जैसे कहते हैं ये बॉडी है हमारी, तो ये बॉडी के हमारे पार्ट्स होते हैं। इस तरह से हम बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो तब हम कहते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसी के मतलब इसी का हिस्सा है, ये सब कोई अलग नहीं है, इसी का हिस्सा है। अगर हम ये कहें ऐसे ही तीन पार्ट और हैं, जैसे एक ये है सेम, और एक ये है मान लीजिए, और तो एक से है ये तीनों, लेकिन अलग अलग है। देखो 1 2 3, अब ये प्रकार है, तो ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो यानी कि है तो ये तीन वही, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, 1 2 3, तो ये तो हो गए इसके प्रकार। लेकिन अगर हम अंगों की बात करेंगे तो अंगों में क्या होगा, इसी में से हमें ये हिस्से जो हैं इसी के पार्ट्स होंगे, ना कि इनके, इसी के वही पार्ट इसमें है, वही पार्ट इसमें होगा, वही पार्ट इसमें होगा। तो इसी प्रकार वाक्य में, हर वाक्य में ये अंग होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें अंग होंगे। जैसे मैंने बताया कि ये पूरी एक बॉडी है, इसमें पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट, जैसे इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। वाक्य के कितने भाग हुए? 2। वाक्य के 2 अंग हुए, तो 2 अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय, ठीक है।
दो हो गए अंग, तो उद्देश्य और विधेय। तो जैसे मैंने आपको बताया पूरा एक वाक्य है, उसमें से ही उसका दो अंग करेंगे तो मतलब ये हो गया। तो ये जो है इसका कर्ता और ये इसकी क्रिया और सहायक क्रिया। तो उद्देश्य और विधेय में आपको यही पहचानना होता है, जो कर्ता होता है वो ही उसका उद्देश्य होता है। तो यानी कि ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया। विधेय में क्या होता है कि जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो उसका विधेय होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। कमेंट बॉक्स पे जो भी आपको परेशानी आ रही है मैं उसका आंसर उस पे दूंगी। अब कई बार क्या होता है, देखिए उद्देश्य का भी विस्तार हो जाता है। विस्तार माने किसी भी चीज का फैलना, बड़ा हो जाना, है ना। और ऐसे ही विधेय का भी विस्तार हो जाता है। दोनों का विस्तार हो जाता है, तो आपको कैसे पहचान होगी इन दोनों की विस्तार, इसका मतलब ये उद्देश्य का विस्तार है और ये विधेय का विस्तार है। तो उसके बारे में बताती हूँ। जैसे मैं, वीर हनुमान ने रावण की सोने की लंका जला दी। ठीक है, इस तरह से हमने, अब इसमें हमने देखा कि मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, हनुमान, है ना। मूल जो उद्देश्य है, कर्ता है, वो कौन है, हनुमान है। अब उद्देश्य का विस्तार क्या हुआ कि इसकी एक विशेषता यहां बता दी, तो ये इसी का यानी उद्देश्य का विस्तार हो गया वीर। अब विधेय क्या है इसमें, सोने की लंका जला दी, रावण की सोने की लंका जला दी। ये क्या है, उसका विधेय का विस्तार है। मूल जो विधेय है वो क्या है, उसका जो क्रिया है, मानो जला दी या जला दिया, जो भी जो क्रिया की है उसने वो। तो यहाँ पे जो है रावण की सोने की लंका क्या जलाई उसने, रावण की सोने की लंका जलाई। ये विधेय का विस्तार है। ठीक है ना। एक तरीके से जब हम विधेय को देखें तो विधेय में क्या होता है, विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और क्रिया का विस्तार। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो देखिए एक चलता है, इसकी विशेषता है धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता होता है, क्रिया विशेषण शब्द है। अब यहाँ पे वह क्या है, ये तो मूल उद्देश्य है। इसमें मूल उद्देश्य क्या है, वह कौन चलता है, तो मतलब कौन है, करता हो गया, मूल उद्देश्य तो ये है। अब धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, ये जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, विधेय का विस्तार है। ठीक है, मैं बताया था क्रिया हो या किसी भी चीज को, जैसे ये क्रिया है मेन, ये तो विधेय, और इसको ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विधेय का विस्तार है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा यहाँ तक इसके अंग और इसके जो है अंगों में भी इसका जैसे उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, ये हमारा कंप्लीट हुआ। मेन आपको याद रखना है, कर्ता उद्देश्य है और उसका क्रिया है, तो वो उसका विधेय है। अगर उससे पहले, क्रिया से पहले जो भी आ रहा है वो विधेय का विस्तार है, और कर्ता से पहले कुछ भी आ रहा है, उसका विशेषण आ रहा है, तो वो उसका उद्देश्य का विस्तार है। ठीक है, तो वाक्य के भेद में जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो अलग अलग होंगे, जैसे पार्ट्स मैंने बताया था सेम होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो वाक्य को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है।
ठीक है, तो वाक्य को किन आधारों पर बांटा गया है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वाक्य को किस आधार पर बांटा गया है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर बांटा गया है और अर्थ के आधार पर बांटा गया है। रचना में होता है किसी भी चीज की बनावट, उसकी बनावट कैसी है। अर्थ मतलब उसका मीनिंग या उसका सेंस क्या निकल रहा है उसके आधार पर। तो हमने दोनों का आधार जब हम देखेंगे कि किस किस आधार पर हमने देखा, अर्थ के आधार पर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें वाक्य में उसके अर्थ को समझना है कि ये किस आधार पर है, और रचना के आधार पर हमें उसकी बनावट देखनी पड़ेगी कि ये किस बनावट पर, ये कैसे बना हुआ है। यानी देखिए ये सरल वाक्य है या ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मीन्स जोड़ना, या ये सरल और संयुक्त मिलकर जैसे कहते हैं ना तीन वो है, जैसे सरल भी नहीं है संयुक्त भी नहीं है तो मिश्र वाक्य है। तो आपको समझ में आया, पहला तो जैसे सरल वाक्य है या तो किसी से और जुड़कर नहीं बना तो सरल वाक्य है, अगर किसी वाक्य से जुड़कर बना है दो से तो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि तीन है इसके, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो 8 हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को हम कहते हैं विधि विधान, जैसे कहते हैं ना विधानार्थक, तो सिस्टमैटिक कोई चीज हमें बताए, जैसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य हैं कुछ चीजें, सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में छिपता है, तो कुछ चीजें सार्वभौमिक सत्य हैं और सार्थक है, बिल्कुल उसको हम बदल नहीं सकते। तो विधि विधान से है, किसी का कुछ मतलब हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे वाक्य हैं, तो वो पहला है इसमें विधानात्मक, विधानार्थक, अर्थ के आधार पर है ना, तो यहाँ लिखेंगे विधानार्थक। ठीक है, पहला जो है विधानार्थक हो गया, जब किसी भी बात का होना पाया जाए जहां विधि विधान से हो वे वाक्य विधानार्थक में आते हैं। जैसे आज सिस्टमैटिक, जैसे कुछ भी आप सरल वाक्य में कह सकते हो, मोहन खेलता है, सूर्य निकलता है, हवा चलती है, धूप खिल रही है, इस तरह के जो सिंपल वाक्य हैं वो, इसमें ऐसा कुछ भी अर्थ लगाना नहीं है। ठीक है, अब है दूसरा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक आपने देखा आज्ञा में क्या है, किसी को आज्ञा देंगे या आज्ञा लेने के लिए, दोनों में किसी एक का हमें क्या होगा, या तो हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं या हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, या किसी को आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, या किसी से उपदेश ले रहे हैं। तो बात वाक्यों के द्वारा ही होगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आज्ञार्थक वाक्य को कहेंगे तुम क्लास से बाहर जाओ, तो मैंने उसको आदेश दे दिया तो जाओ बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, तो आपने समझ गया कि आज्ञा, मैम ने आज्ञा दी और बाहर निकाल दिया क्लास से। आप अंदर आओ, क्लास के अंदर आओ, तो ये भी आज्ञा ही दिए, अंदर आने की भी आज्ञा दी है ना। कोई बच्चा पूछ रहा है कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, तो वो भी आज्ञा लेने के लिए ही है ना, तो हम उससे कहेंगे यस आप बाहर जाइए। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो किस में आएंगे, आज्ञा और उपदेश। उपदेश भी ऐसा ही है कि अच्छा तुम चलो गाना सुनाओ, है ना। उपदेश में हम कहेंगे कि देखो आपको अहिंसावादी बनना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम ऐसे जो उपदेश देंगे वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो सारे उपदेश में आएंगे। आदेश वाले जैसे मैंने बता दिया, आदेश आज्ञा, जिसमें आदेश दिया जाए कि आप ऐसा नहीं करोगे, चलो बाहर जाओ, तो उसमें हम कोई आदेश भी दे सकते हैं बच्चे को। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आज्ञार्थक में ही आएंगी। ठीक है, अब है तीसरा इच्छार्थक।
इच्छार्थक में क्या होता है? वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव होना चाहिए कि भगवान करे तुम बहुत लंबी आयु तुम्हारी हो, आज तुम बहुत अच्छे पढ़कर है ना, तुम कुछ बहुत अच्छे पद पर स्थापित हो जाओ। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो इच्छार्थक है कि मेरी इच्छा है ऐसी, है ना, अंदर से मैंने उसको शुभकामनाएं दी हैं। तो अच्छी जो है, अच्छे आशीर्वाद, अच्छी इच्छाएं, अच्छे भाव, और वो सारे जो है इसी में आते हैं। अच्छी शुभकामनाएं हो, अच्छे भाव हो, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो सब इच्छा में आते हैं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ, इस तरह के जो है सारे वाक्य इच्छार्थक में आते हैं। ठीक है, अगले वाले हैं, अगला जो है इसका स्टेप है संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य। तो आपने जैसे समझ लिया, इसी से देखिए इच्छा में इच्छा आ रही है, संदेह में क्या हुआ, कहीं संदेह है, कोई संदेह वाली चीज आएगी तभी तो आप वो ऐसा ना, संभावना होगी या तो, या संदेह होगा, तो वहां हम संदेह और संभावना कहाँ होती है? ऐसा हो सकता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा हो सकता है या वो भी नहीं भी हो, शायद, हम ऐसे बोल सकते शायद, या पता नहीं, मतलब हम लोग उसमें कंफ्यूज रहेंगे। ऐसे वाक्यों में क्या होगा, संदेह में क्या होगा, हमें संदेह है, या तो आप बताओ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप ये लेंगे या ये, तो आपको संदेह है ना इसमें, आप ऑप्शन में दे रही हूँ, आपको संदेह है ना, तो मैं कहूँगी इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, तो इस तरह से क्या होगा, संदेह है वहां। ऐसे ही शायद कल वर्षा हो, तो संदेह है इसमें भी कि कल वर्षा हो सकती है ना। तो ऐसी चीजें जहां हमें कंफ्यूजन, हम परफेक्टली किसी चीज को हम आंसर में नहीं दे पा रहे हैं या हम खुद कंफ्यूज हैं, तो वहां संदेहार्थक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, है ना, पाकिस्तान और इंडिया में से कौन जीतेगा, तो आपको संदेह है, अभी आपको नहीं पता। संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है, संकेत, जैसे आपको लगेगा कि कोई संकेत या शर्त का बोध होगा, जहां हमें किसी भी चीज में संकेत लगेगा या हमें कोई इंडिकेशंस दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में, जैसे सबके हित की सोचोगे तो तुम्हारा हित भी होगा, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो ऐसे ही होगा, यदि तो, इस तरह के जो होते हैं कंडीशनल वाक्य, वो सारे संकेतार्थक में आते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि संकेत या शर्त का बोध होगा, वहां संकेतार्थक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर में आप पहचान सकते हो, तो, यदि, यदि तो, अगर तो, इस तरह के आपको बीच बीच में ये कनेक्ट होंगे। अगर तुम अच्छा, जैसे कहते हैं मेहनत करोगे तो अच्छे रंग लाओगे, किसान मतलब खेती समय पर करेगा तो अच्छी फसल लेगा, वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी। तो ये डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी बात है कि संकेत, इसमें संकेत भी दिया होता है कि ये ऐसा होने पर ऐसा होगा, या शर्त रखी जाती है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तो इस तरह के जो है शर्त या संकेत दिया हो, वही संकेतार्थक वाक्य होते हैं। अब है विस्मयादि, विस्मयार्थक, आप ये कह सकते हो विस्मयार्थक वाक्य, जिसमें विस्मय हो, ठीक है, विस्मय मतलब आश्चर्य, जिसमें विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, वे विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। विस्मय बोध, विस्मय का बोध कराते हो या विस्मय का अर्थ देते हो, तो हम दोनों चीजें कह सकते हैं। विस्मय बोधक वाक्य भी कह सकते हैं और विस्मयार्थक भी कह सकते हैं।
तो विस्मय का बोध या आश्चर्य का बोध जो प्रकट हो जिनसे ऐसे वाक्य, तो जैसे मैं कहूंगी कैसे मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर बगीचा है, तो ऐसे जो आपको होंगे। अब इसमें क्या है, पहचान भी है। कई बार तो ऐसे वाक्यों से आपको पता लगेगा आश्चर्यचकित है, कुछ वाक्यों में आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको लगा मिलेगा। तो कुछ में तो ये वाक्य में चिन्ह होता है, कुछ में नहीं है। जैसे कितना सुंदर बगीचा है, तो इसमें नहीं होता ना, लेकिन आपको लगता है आश्चर्यचकित है कि कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो है विस्मय बोधक वाक्य, और आपको बहुत सरलता से ये पहचाने भी जा सकते हैं। आप इन्हें देख लेंगे कि ये विस्मय है, इसमें आश्चर्य है, या कोई ऐसा दुख प्रकट हो रहा है, कोई ऐसा भाव है जिसमें कहते हैं कि घृणा, ऐसा हो सकता है कि घृणा भी हो सकती है उसमें, और आश्चर्य भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि कोई शोक, दुख जो होता है, शोक भी इसमें प्रकट हो सकता है। तो ऐसे में हम उसका अर्थ का बोध करेंगे और हम जानेंगे कि ये विस्मय बोधक शब्द है, वाक्य है। ठीक है। अब 7वां है प्रश्नात्मक। इसको तो आप पहचान लेंगे, प्रश्न जिसमें हो, जहां पे प्रश्न किया जाए तो इसकी पहचान है ये कि अंत में, उसके वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह बताया था मैंने, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और उससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रश्न है। तो हमने प्रश्नवाचक में, जैसे आपको मैंने कोई भी प्रश्न है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो लास्ट में हम प्रश्न तो चिन्ह तो लगाएंगे ही ना, तो आप पहचान लोगे प्रश्नों का प्रश्नात्मक भाव जब आ रहा है तो उस विषय में हम किसी का प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न का जब अंत करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे ही तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक में आएंगे। ठीक है। अब है 8वां निषेधात्मक। निषेध का मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज की हमने मना करना। किसी जगह पे जैसे हमने कहा फूल मत तोड़ो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जाना मना है। इस तरह के जो है वाक्य किसमें आते हैं, निषेध में आते हैं। तो निषेध वालों में क्या होता है, वाक्यों में ना करने का, हर चीज में ना का बोध कराता है, नहीं करना आपको, ये चीज है ना। तो कोई भी चीज के मना करने पर, किसी भी काम को ना करने का आभास हमें जहां होता है वो निषेधात्मक वाक्य होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि महेंद्र विद्यालय में नहीं है ना, मोहन आज विद्यालय नहीं आया, और फूल मत तोड़ो, फूलों का तोड़ना मना है, इनको खराब नहीं करना है, उधर जाना मना है। तो और कई जगह आपने देखा होगा निषेध पे, आपने देखा होगा धूम्रपान निषेध, इस तरह से निषेध पे क्रॉस लगा होता है, निषेध लिखा होता है, यानी मना होती है। तो वहीं पे निषेध का मतलब ही कोई चीज को ना करना। तो ना के भाव में जो भी वाक्य बने हैं उसमें आप समझ जाएंगे कि वो निषेधवाचक हैं। जिस बात को ना करने के विषय में हमें बताया जा रहा है, या हमें उसका लग रहा है कि इसको हमें मना किया जा रहा है किसी भी काम के लिए, तो वो निषेधात्मक वाक्य में आएंगे। तो ये आपका अर्थ के आधार पर आपको वाक्य को अर्थ से पहचानना होता है कि ये किस चीज का, हमें इसमें अर्थ कौन सा आ रहा है और किस चीज का बोध करा रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये 8 आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। और आपको इनमें कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो हमने देखा, देखो रचना यानी मैंने कहा जैसे आपको बनावट, उसकी बनावट कैसी है, तो आप उससे ही पहचान पाएंगे कि वाक्य कैसा है। सरल है, सरल या साधारण कह सकते हो आप। मिश्र में मिश्र या मिश्रित वाक्य कह सकते हो। और संयुक्त में 2 वाक्यों से जुड़ा हुआ है तो वो संयुक्त वाक्य है। यानी आपको समझ में आ गया कि 3 तरह के वाक्य हैं। 3 तरह के हैं, सरल या साधारण वाक्य
संयुक्त वाक्य और मिश्र। मिश्र कहिए या बहुत जगह आपको मिश्रित भी लिखा आता है। मिश्रित वाक्य, तो 3 तरह के वाक्य हो गए। आपको इनकी रचना या इनकी लिखावट से भी आपको पता चल जाएगा ये कैसे बने होते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, यानी केवल कर्ता और क्रिया, यानी उसका उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक ही है। ठीक है, एक है दोनों के, तो वो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है, आपको देखा होगा, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें मान लो विधेय में 2 हो सकते, कर्ता है 2 है, मान लो राम और श्याम 2 हैं, लेकिन क्रिया उसकी एक ही हो रही है, क्रिया एक ही हो रही है, तो भी वो सरल वाक्य ही है, संयुक्त नहीं है। 2 कर्ता हो गए लेकिन काम तो वो एक ही कर रहे हैं, है ना, इसलिए वो सरल वाक्य ही है। और वैसे आपको सरल वाक्य की जो है ना परिभाषा, वो क्या मिलेगी, इसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अब यहाँ मैंने कहा राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो राम और श्याम तो 2 हो गए, तो 2 उद्देश्य नहीं है, ये काम एक ही कर रहे हैं, तो वो उद्देश्य एक ही है उनका, मतलब कर्ता वो दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, इसलिए 2 कर्ता होने पर भी उसका विधेय एक ही है, क्रिया एक ही है, इसलिए वो सरल और साधारण वाक्य में ही आएगा। इसलिए आपको याद रखना है, जैसे राम बाजार जाता है, ये भी सरल वाक्य है और साधारण वाक्य है, और राम और हमने यहाँ लिख दिया श्याम, राम और श्याम 2 लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो ये भी क्या है, जाते हैं, हमने ये वाक्य, तो भी वो सरल और साधारण वाक्य ही है। तो यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि उसकी क्रिया एक ही है, कोई 2 क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे राम जाता है और श्याम खाता है, तो 2 क्रिया हो गई, तो इसका मतलब 2 अलग अलग काम हो गए और 2 उद्देश्य हो गए, 2 विधेय हो गए, तो वो संयुक्त वाक्य है। जो 2 चीजों से जुड़ गया, यानी 2 वाक्य में 2 कर्ता हो गए, 2 उनकी क्रिया हो गई, तो यानी 2 विधेय हो गए, 2 ही उसके हो गए, तो इसलिए वो अलग अलग उसका हो गया। जैसे राम बाजार जाता है और श्याम खाना खाता है। तो ये और से जुड़ गया, ये कनेक्टिव भी तो है, और तो संयुक्त में आपने देखा, संयुक्त को जोड़ने के लिए भी कनेक्टिव का यूज हुआ, तो हमने देखा ये संयुक्त वाक्य बना। ठीक है, 2 वाक्यों को जब हमने जोड़ा तो उसमें एक कनेक्टिव वर्ड लगाया, तो उसकी परिभाषा समझ में आई, किसी भी योजक चिन्ह से जुड़ा होगा। योजक चिन्ह से जुड़ा मतलब है कोई कनेक्टिव वर्ड यहाँ जरूर आएगा। जब योजक चिन्ह से जुड़ा है और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो वो संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र का मतलब होता है कि मिला हुआ, है ना, मिला हुआ होगा। तो एक तो क्या होगा, एक प्रधान वाक्य होगा, है ना, एक उस पे आश्रित वाक्य होगा, 2 से मिला होगा ये, एक तो उस पे प्रधान वाक्य होगा, एक आश्रित होगा। इसका आश्रित का मतलब होता है किसी का सहारा लिया हुआ, उस पे डिपेंड है, यानी ये वाक्य इसके बिना, जैसे आश्रित के बिना ये अधूरा लगेगा आपको, यानी एक दूसरे के बिना ये अधूरे रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि, अब मैं ऐसे करके छोड़ दूं, गांधी जी ने कहा कि, अब आप सोचो क्या कहा, कुछ समझ आएगा नहीं ना आपको। तो मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसावादी बनो,
ये वाक्य जब पूरा हुआ, जब ये वाक्य के साथ में आया, तो ये अब आपको समझ में आया कि ये क्या है, दो उपवाक्य से मिलकर बना है और इसमें पूर्णता का भाव देने वाला है उसका प्रधान वाक्य और दूसरा उसका आश्रित वाक्य, जब जाके ये पूर्ण वाक्य हुआ है। अन्यथा ये दोनों अपने आप में अधूरे रहेंगे। अगर यहाँ तक लिख के छोड़ दें तो ये अधूरा माना जाएगा, खाली ये अहिंसावादी बनो। अब ये क्यों कहा गया है, किसने कहा है? ऐसा भी नहीं है कि केवल अहिंसावादी बनो। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन में हो सकता है अहिंसावादी बनो, लेकिन अगर वाक्य में जोड़ा जाए तो ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है कि अहिंसावादी बनो। इस तरह से एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। तब जब उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है तो वो मिश्र कहलाता है। आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य तभी बनता है, एक आश्रित उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो। ठीक है, तब जाके ये बनते हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मुझे वह पुस्तक मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। तो देखिए, मुझे वह पुस्तक मिल गई, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, अब आश्रित उपवाक्य इस पर डिपेंड है, ये जो दूसरा वाक्य इस पर डिपेंड है वो आश्रित उपवाक्य है। ये जो मुख्य है ये है प्रधान उपवाक्य ये हो गया और आश्रित उपवाक्य ये हो गया। जिसकी, उसकी, उसके बाद, उसने कहा कि, तो उसके बाद, तो उस तरह की वाक्य उसमें आश्रित हैं, उस पर डिपेंड है, इसलिए वो आश्रित उपवाक्य है। अब ये कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बता दूं। आश्रित उपवाक्य के भेद। अब हम आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ रहे हैं कि आश्रित उपवाक्य भी कितने होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं? जैसे आपने सबसे पहले मैंने बताया कि हम वैसे पढ़ने में भी हम कहते हैं सबसे पहले संज्ञा, तो सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य आता है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य के बाद में आता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये हो गया आपके तीन तरह के उपवाक्य हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? जैसे मैंने कहा, गांधी जी ने कहा कि अहिंसावादी बनो, तो आपको पहचान क्या हो गई? के, इसमें आया के, जो के वाक्य से होंगे, के छोटी की से जुड़े हुए वाक्य हैं, तो आपने देखा कि आपको पहचान हो गई कि इसमें की आया है। तो जब किसी आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं और उसमें प्राय की का प्रयोग होता है। तो आपने जैसे की का, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा कि आप कक्षा से बाहर जाइए, तो मैंने कहा कि, तो ये मेरे लिए हो गया, तो संज्ञा उपवाक्य है। मैंने कहा कि, ठीक है, इस तरह से ये आप पहचान के लिए के वाक्य को देख लीजिए कि के से जुड़ा हुआ होना होगा
तो वो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। जब वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से शुरू होता है। संज्ञा उपवाक्य की मैंने आपको पहचान बताई कि वो की से जुड़े होते हैं और आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वे संज्ञा उपवाक्य हैं। तो आप इसमें एक और है कि जैसे उसमें क्रिया से क्या उसमें प्रधान उपवाक्य की क्रिया में क्या प्रश्न करें तो आपको उत्तर मिलता है। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है वो आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रधान उपवाक्य क्रिया से क्या प्रश्न करें तो उत्तर मिलता है, वह संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे मेरी दौड़ धूप का उद्देश्य है कि परिवार को सुखी देख सकूं। कि से जुड़ा हुआ है कि परिवार को सुखी देख सकूं। क्या देख सकूं? कि परिवार को सुखी देख सकूं। इसमें झूठ नहीं कि दुनिया में सीधे को सब सताते हैं। क्या झूठ नहीं है? कि दुनिया में सीधे को सब सताते हैं। तो की के बाद में आपने देखा जो जुड़ा हुआ है, इस तरह से आप संज्ञा उपवाक्य को पहचान सकते हैं। तो सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है, की से जुड़े हुए उपवाक्य होंगे। अब विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो है विशेषण उपवाक्य। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है ना। सरल तो यही है। अब जब वाक्य होगा तो कैसा होगा? जो, जिसका, उसका, इस तरह से उसमें जुड़ा हुआ होगा। इस उपवाक्य में जो पहचान के लिए है, जिसका, उसका, जो, इस तरह के कनेक्टिव वर्ड्स इसमें होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये विशेषण उपवाक्य है। तो मैं उदाहरण देती हूं, ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहां से। जो संतोषी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो आपको समझ आ गया? देखो जो से जुड़ा है, जो, वे, इस तरह से मैंने आपको बता दी इंडिकेशंस। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वे किसी भी, जो आपने देखा वाक्य के साथ में जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि किसी भी एक शब्द से जुड़े होंगे तो आपकी पहचान आपको हो जाएगी कि ये विशेषण उपवाक्य है। इसको आपको सिर्फ पहचान करनी होती है कि ये कौन सा उपवाक्य है। आपको आगे भी ये काम आएंगे, 10th में भी आपको काम आते हैं। जैसे आप पद जो करते हैं पद विचार में और व्याख्या आती है तो उसमें भी आपको ये काम आता है। ठीक है। पद परिचय जब देंगे, पद परिचय में भी आपको ये काम आएगा। काफी 10th तक, 11th 12th में भी काम आता है। जो हिंदी लिटरेचर लेते हैं उनको काम आता है, परीक्षाओं में काम आता है। तो काफी चीजों में, कंपटीशन वाले पेपर्स में भी काम आता है। तो बहुत काम आता है इस सीखने के लिए। केवल आपको इंडिकेशन सीखने, तो मैंने आपको बताया विशेषण के लिए क्या पहचान होती है। अब है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में, क्रिया विशेषण का आप जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में किसी भी क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताए या उसके बारे में कोई सूचना दे तो वहां क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है? यदि, जहां, है ना, और जैसे,
यद्यपि, ऐसे शब्द जो है वो आपके पहचान के लिए हो जाएंगे, आपको पहचान हो जाएगी। तो यदि देखो, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यदि से शुरू है और तो, यानी कंडीशनल वाक्य है, जो कंडीशन वाक्य है वो इसमें आते हैं और आपको समझ आ जाएगी ये क्रिया विशेषण है। यदि परिश्रम करोगे, क्या करने के लिए कहा है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और बहुत सारे और भी हैं ऐसे उदाहरण कि वह घर आएगा क्योंकि माँ ने बुलाया है। कारण हो गया, उसमें क्योंकि से जुड़ा है, तो क्योंकि से भी हो सकता है। वह घर आएगा क्योंकि माँ ने उसे बुलाया है। ऐसे ही दूध फ्रिज में रख दो जिससे ठंडा हो जाए। ठीक है, रख दो क्रिया है ना, जिससे ठंडा हो जाए, ठंडा होना भी उसकी क्रिया हुई। तो जिससे, तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशंस वो आएंगी कि जिससे ठंडा हो जाए। ये क्या है, प्रयोजनवाचक हो गया। तो प्रयोजनवाचक में आ जाएगा कि दूध फ्रिज में रख दो जिससे वो ठंडा हो जाए। तो इसमें क्या था, कारणवाचक, प्रयोजनवाचक, इस तरह के आपको वाक्य आते हैं। हेतु, रीति, परिमाण, कारण, प्रयोगवाचक, इस तरह के आपको आएंगे। लेकिन 8th क्लास में केवल इतना ही है, आपको पहचान होनी चाहिए। तो आप इसमें यदि, तो, जहां, जैसे, यद्यपि, इस तरह के वाक्य जब बीच में जिन शब्दों से जुड़ा होगा, यदि वह परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा या पास हो जाएगा, इस तरह के वाक्यों को आप पहचान लेंगे। जब, तब, यदि, तो, जहां, तहां, तो इस तरह से आप उन वाक्यों को पहचान कर ये लिख सकते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आपको इतना ही इसमें पहचान हो जाएगी। तो ये अपना यहाँ तक टॉपिक हो गया। हमने वाक्य रचना जो है वो पढ़ ली कि रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी जो प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है, उसमें आपको बताया कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उन तीनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके उदाहरण दे दिए, उनकी पहचान बता दी। और इससे आगे भी अभी वाक्य रचना में वाक्य शुद्धि है, वो हम अगली वीडियो में देंगे। गुड बाय।